मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी और मैं अनपढ़ जाहिल था। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अभी वह रोज़ाना मुझे रात को चेकअप के लिए एक डॉक्टर के घर ले जाती और कहती तुम घर के बाहर खड़े रहना। फिर पूरी रात मैं बाहर खड़ा रहता और सुबह फिर बीवी जब बाहर आती तो मैं पूछता तो कहती तुम्हें नहीं मालूम, तुम अनपढ़ हो, प्रेग्नेंट औरत का चेकअप इतनी ही देर में होता है। फिर एक दिन मैं जब घर के अंदर बिना बताए गया तो मेरी रूह कांप गई। मेरी बीवी उस डॉक्टर के ऊपर। इस दिन मैं मेहनत मजदूरी घर के घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझे बहुत खुश नजर आई। मैंने उससे पूछा माँ सब ठीक तो है? बहुत खुश नजर आ रही हो। वो खुशी के मारे बेहाल हो रही थी। मेरे सामने रोटी रखते हुए खुशी से बोली, राहुल पुत्र मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश मैं बता नहीं सकती, कुछ मुझे भी तो बताओ। मैंने हैरानगी से पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा, समझ ले बेटे तेरी लॉटरी निकल आई है, तेरी किस्मत जाग उठी है। मैं समझा नहीं। मैंने खाने से हाथ रोककर हैरान नजरों से माँ की तरफ देखा। फिर माँ ने बताया कि इनके किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी का रिश्ता आया है मेरे लिए। लड़की बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी है, शादी हुई थी मगर टूट गई। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि कहाँ वो पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं, अनपढ़ जाहिल आम सा आदमी जो मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी कमाता था। भला मुझ जैसे बंदे को कैसे इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है। मैं बहुत खुश था। मैंने अपनी होने वाली बीवी नहीं देखी थी मगर माँ के मुंह से मैंने उसकी तारीफ बहुत सुनी थी। और फिर कुछ दिनों के बाद वो दिन भी आ ही गया जब पायल और मेरी शादी हो गई। पायल मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी। मेरे घर में तो जैसे चार चांद लग गए थे। हर तरफ बाहर का समा था। मैं बहुत खुश था। पायल बहुत हसीन थी। मैं उसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। वो बहुत अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। पढ़ लिख कर भी गुरूर नाम की कोई चीज़ उसमें ना थी। उसने कभी मुझे जताया नहीं था कि वो पढ़ी लिखी है और मैं अनपढ़। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। मेरा बस नहीं चलता कि उसके मुंह से निकली हर बात, हर ख्वाहिश इसी वक्त पूरी करूं। पायल नौकरी करती थी। इसने शादी के लिए 2 महीने की छुट्टियां ली हुई थी। छुट्टियां खत्म हुई तो वह दोबारा अपने ऑफिस जाने लगी और मैंने तो बस 3 दिन ही छुट्टी की थी। मैं गरीब आदमी था, ज्यादा छुट्टी नहीं कर सकता था, वरना खाता कहाँ से। पायल मेरे साथ इसी गरीबी में गुजारा करती थी। रूखी सूखी खाकर हम दोनों खुश थे। बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा औलाद हो जाए। ये जानते हुए भी कि पायल बांझ है, मैं दुआ करता था। कभी मैंने पायल से इस बात का, इस ख्वाहिश का जिक्र नहीं किया था, कहीं इस बेचारी के दिल पर उदासी न छा जाए। एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि पायल अपने बिस्तर पर नहीं है। मैं परेशान हो गया। मैं उठ बैठा और उसे आवाज देने लगा और उठकर उसके पीछे जाने ही लगा था कि वो पानी का गिलास हाथ में लिए कमरे में आ गई और मेरे पूछने पर बताया कि उसे प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए उठी थी। उसके बाद अक्सर पायल रात को गायब हो जाती। मेरी आंख खुलने पर मैं इसको बिस्तर पर ना पाकर अजीब गरीब वहमों का शिकार हो जाता। लेकिन मैं पायल से नहीं कहता था। मैं नहीं चाहता था वह सोचकर दुखी हो कि मैं उसके बारे में कुछ गलत सोचता हूँ या उस पर शक करने लगा हूँ। कुछ महीने के बाद माँ भी इस दुनिया से चल बसी थी। अब बस घर में मैं और पायल ही थे। पायल कई दिन से किसी सोच में डूबी नजर आती। पूछने पर कुछ नहीं बताती और ये मेरा वहम है ये कहकर मुझे टाल देती। और मैं भी ज्यादा जोर देकर उससे हरगिज परेशान नहीं करना चाहता था। वह बहुत समझदार थी और मैं कम अकल था। ये मेरा ही वहम होगा शायद, ये कहकर मैं जहन में आने वाले वहमों से अपनी जान छुड़ाया करता था। कुछ दिनों से पायल की तबीयत बहुत खराब थी। वे जॉब पर भी नहीं जा पा रही थी और मैं भी काम पर नहीं जा सकता था। पायल को ऐसी हालत में छोड़कर मैं पायल को डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। टेस्ट करवाए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हम दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली थी। पायल माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई और पायल को दवाइयाँ लिख कर दी और आराम करने का कहा। खुशी खुशी घर वापस आए। मैं अब और ज्यादा पायल का ख्याल रखने लगा था, इसकी खुराक का, दवाइयों का, आराम का। पायल टाइम से दवाइयाँ खाती थी, फल खाती थी, घर के काम मैं ही करता। पायल की ऐसी हालत नहीं थी ना सुबह इसका और अपना नाश्ता बनाकर इसको अपने सामने खिलाकर फिर मैं काम पर निकलता, वापस आकर खाना बनाता, बर्तन धोता, अपने और पायल के मैले कपड़े भी धोता। पायल को मैंने मोम की गुड़िया बनाकर रखा था। कुछ दिनों से पायल की हालत कुछ संभली हुई थी।
मैंने भी सुकून का सांस लिया, वरना काम पर जाते वक्त भी सारा दिन पायल की फिक्र ही लगी रहती थी। उसने फिर से जॉब पर जाना शुरू कर दिया था। इतनी अच्छी जॉब वह छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे इसकी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। ना ही कभी मैंने इससे पैसे मांगे, ना ही पूछा कि वह पैसे कहाँ खर्च करती है। वह खुद बताती कि वह अपनी तनख्वाह बैंक में रखवा देती है, आगे जाकर हमारे काम आएगी। देखा जाए तो हम दोनों का खर्च था ही कितना। मकान अपना था, सब्जी घर में उगी हुई थी, मेरी कमाई में गुजारा हो ही जाता था। एक दिन मैं घर आया तो पायल घर पर नहीं थी। वह मुझसे 2 घंटे पहले घर आ जाया करती थी। मैं परेशान हो गया। उसका नंबर मिलाया तो नंबर भी ऑफ जा रहा था। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि पायल ने क्यों इतनी देर कर दी और फ़ोन क्यों बंद है। इसी परेशानी में आधा घंटा गुजर गया कि दरवाज़ा खोला। मैंने देखा वो पायल थी। उसे देखकर मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास गया और पूछा कि वह कहाँ गई थी और उसकी तबीयत तो ठीक थी ना। मैं कितना परेशान और फिक्रमंद था इसके लिए। उसने बैठते हुए बताया कि वह ऑफिस से वापसी पर डॉक्टर के पास चली गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब वक्त आ गया है, वह रोज़ाना अल्ट्रासाउंड करवाए, इसलिए अब मुझे रोज़ इसके घर जाना पड़ेगा। और फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए बंद हो गया था। मुझे कुछ तसल्ली हुई सुनकर, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि अल्ट्रासाउंड करवाने में खुद ले जाऊंगा, अकेले नहीं जाने दूंगा। उसने बहुत कहा कि वह अकेली चली जाया करेगी। मैंने कहा उसके साथ वहाँ कौन होगा, अल्ट्रासाउंड में बहुत वक्त लगता है और वहाँ आदमियों को तो अपने घर भी नहीं आने देते। लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी हो मैं ही ले जाऊंगा तुम्हें, और अंदर भले से ना जाने दे, मैं बाहर बैठ के तुम्हारा इंतज़ार कर लिया करूंगा। न जाने क्यों उसे ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन मुझे इसकी बहुत फिक्र थी। मैं इसे कैसे अकेला जाने देता। अगले दिन से पायल को अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के घर ले जाना शुरू कर दिया। वह अंदर चली जाती और फिर मैं पूरी रात घर के बाहर खड़ा रहता। मैं पूछता, इतनी देर क्यों लगती है तुम्हें? तो वो कहती है कि तुम्हें क्या पता, अल्ट्रासाउंड में इतनी ही देर लगती है। और मैं उसकी इस बात पर यकीन कर लेता, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था उन चीज़ों का। मैं ठहरा अनपढ़ और जाहिल, मुझे क्या अंदाज़ा था उन बातों का। फिर मैं रोज़ाना पायल को अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के घर ले जाता और रोज़ के मुताबिक वह सुबह घर से बाहर निकलती और मैं उसे लेकर वापस घर आ जाता। इस दिन भी मैं उसे डॉक्टर के घर लेकर गया। वो अंदर चली गई अल्ट्रासाउंड करवाने और मैं बाहर बैठकर हमेशा की तरह उसका इंतज़ार करने लगा। सुबह होने के बाद वह बाहर ना निकली। इतनी देर तो पायल ने भी नहीं लगाई। आज क्यों इतनी देर हो गई? मैं परेशानी से उठकर इधर उधर टहलने लगा। फिर सुबह के 9 बज चुके थे, मगर अभी तक पायल बाहर नहीं निकली थी। मुझे कुछ शक हुआ। मैं डॉक्टर के घर का दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा, वो सब देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। आसमान फटने लगा था। वहां तो पायल थी ही नहीं। मैंने हर तरह से अपनी तसल्ली की, पूरे घर में पायल कहीं नहीं थी। मैं वापस आकर बाहर बैठ गया और तरह तरह के ख्याल मेरे दिमाग के अंदर घूम रहे थे। मैं परेशानी से अपने हाथ मसल रहा था, कभी पसीना पोंछ रहा था। मेरा दिल बैठा जा रहा था कि ऐसे में मुझे पायल डॉक्टर के घर से बाहर आती हुई दिखाई दी। मैंने खुद पर अच्छी तरह काबू पाने के बाद इसे देर करने की वजह पूछी। इसने आराम से बताया कि आज बहुत भीड़ थी घर में, मेरी बारी बहुत देर के बाद ही आई है। मैंने कुछ नहीं पूछा और इसको लेकर खामोशी के साथ वापस घर आ गया। मैं बहुत कश्मकश में था और पूरा दिन यह सोच सोच कर कि पायल आखिर कहाँ गई थी। पूरा दिन सोच सोच कर मेरा सर फट रहा था और पायल मज़े से सो रही थी। मैंने उठकर चाय बनाई और सर दर्द की गोली ढूंढने लगा कि चाय के साथ ही ले लूं। थोड़ी देर बाद पायल भी उठ गई, नाश्ता बनाकर तैयार करके वापस चली गई। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है, मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। उसने मुझे दवाई लेने को कहा और निकल गई और मेरे दिमाग में कई वाक़यात घूमने लगे। पायल का मुझसे शादी करना, इसका रातों को बिस्तर से गायब हो जाना और अब रोज़ अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के घर जाना और वहाँ से इसका गायब हो जाना, ये सब मेरे लिए बहुत शर्मनाक था। इस दिन पायल वापस आई और कुछ देर आराम करने के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए जाने लगी। मैं इसके साथ नहीं गया, मुझ में कोई सदमा सहने की हिम्मत नहीं थी। मैंने अपनी तबीयत खराब होने का बताया और उससे कहा कि वह आज अकेले ही चली जाए। उसने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया और चली गई और सुबह ही डॉक्टर के घर से वापस आई। आज वह कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी और खामोश थी, अपने ख्यालों में गुमसुम बैठी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई बात इसे बहुत परेशान कर रही थी।
इसे काफी देर तक गौर से देखता रहा। मुझे इसका उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैं अपनी प्यारी बीवी से बहुत प्यार करता था, मगर मैं इसे कुछ पूछ भी नहीं सकता था कि वह क्यों उदास है और अल्ट्रासाउंड के बहाने रोजाना वो कहाँ जाती है। दूसरे दिन मैं भी रोज के मुताबिक काम पर चला गया और पायल भी अपनी नौकरी पर चली गई। आज भी मेरा दिमाग बहुत कशमकश में था। पायल के वापस आने से पहले ही मैं घर पहुंच गया था। पायल ने घर आकर मुझे जल्दी आने का रीज़न पूछा और मेरी तबीयत का पूछा। वो मेरी तबीयत की खराबी की वजह से फिक्रमंद नजर आ रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस जरा सर्दी हो रही थी तो जल्दी छुट्टी करके चला आया। तुम कुछ देर आराम कर लो तो मैं तुम्हें अल्ट्रासाउंड के लिए ले चलता हूँ। उसने हामी भर ली। कुछ देर के बाद मैं उसे लेकर डॉक्टर के घर चला गया, जहाँ वो अकेले ही अंदर चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद मैं भी डॉक्टर के घर के अंदर दाखिल हो गया। पायल वहाँ नहीं थी। मैं घर के दूसरी तरफ गया तो पायल दूसरे दरवाजे से बाहर जाती हुई दिखाई दी। मेरा सर घूम रहा था। हिम्मत से काम लेते हुए मैं भी इसी दरवाजे से बाहर निकला। वहाँ जो देखा वो मेरा दिल दहलाने के लिए काफी था। मैंने वहाँ पायल को एक अजनबी आदमी के साथ गाड़ी में बैठते हुए देखा। मैंने झट से ऑटो रिक्शा को रोका और इस गाड़ी का पीछा करने को कहा, जिसमें मेरे बीवी किसी दूसरे आदमी के साथ जा रही थी। कुछ दूर जाकर गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। पायल और वह आदमी गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मैंने भी रिक्शा रोक ली, रिक्शा वाले को पैसे दिए और अंदर दाखिल हुआ। इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद थोड़ी दूर वे दोनों एक टेबल पर बैठे नजर आ गए। उनको एक साथ बैठा देखकर मेरे दिल में छुरियां चलने लगी। मेरा सर दर्द से फटने लगा। मेरी टांगों में बिल्कुल जान ना थी। बहुत मुश्किल से खुद को घसीट के मैं उनकी टेबल तक पहुंचा। पायल ने मुझे अपनी तरफ आता देख लिया था। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसका रंग पीला पड़ गया था। यूं पकड़े जाने पर पायल के मुंह से दो लफ्ज भी निकले, राहुल। तुम ये सुनकर इस आदमी ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और पायल का हाथ पकड़ के खींचता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर ले आया। वो आदमी बस खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था। मैं वहां से रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर रिक्शा रोका और पायल को बैठाकर मैं भी रिक्शा में बैठ गया। सारा रास्ता हम दोनों ने खामोशी में काटा। मैं बहुत सदमे से घिर चुका था। मैं क्या कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बीवी को किसी गैर के साथ ही चोरी छुपे अपने पति को धोखा देकर मिलते देखेगा तो इसका भी यही हाल होगा जो मेरा हुआ था। हम दोनों घर पहुंच गए। रिक्शा से उतरकर मैं अंदर आया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। पायल अंदर दाखिल हुई। वह बहुत घबराई हुई थी। वो आकर मेरे पास चारपाई पर बैठ गई। उसके बैठते ही मैं उठ खड़ा हुआ और सहन में परेशानी से टहलने लगा। मैं बहुत बेचैन था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या देखा और मैं कहाँ गया था। जहन में बस एक सीन चल रहा था। मेरे हाथ बंधे हुए थे, जिस्म कांप रहा था, आंखें लाल हो गई थी। पायल सर झुकाए बैठी थी। कितना वक्त यूं ही दहशत और खामोशी में गुजर गया था। अचानक मैं इस पर चिल्लाया, कौन था वो? पायल मेरी गुस्से भरी आवाज़ सुन के डर गई थी और चुप रही। मैं इसके पास गया और इसकी तरफ देखकर पूछा, पायल कौन था वो जिसकी वजह से तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जिससे तुम यूँ छुप छुप कर मिलती हो? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, इज्जत दी और तुमने मुझे ये सिला दिया। मैं इससे पूछ रहा था मगर वे एक लफ्ज़ ना बोली। थक हार कर मैंने अपना सर अपने घुटनों पर रख दिया। दोनों हाथों का घेरा डालकर रोने लगा। कितनी देर मैं रोता रहा। फिर पायल की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा पहला पति था। मैंने पायल की आवाज़ सुनकर अपना सर अपने घुटनों पर से उठाया और हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। पायल और करण एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दोनों की बहुत अच्छी बातचीत थी और ये बातचीत दोस्ती में बदल गई। कुछ वक्त बाद उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने शादी करना चाहा, लिहाजा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म होते ही करण ने अपने घर वालों को पायल के घर रिश्ता मांगने भेज दिया था। पायल के घर वालों को पायल की पसंद का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने करण का रिश्ता पायल के लिए कबूल कर लिया था। कुछ दिन बाद मंगनी की तारीख भी रखी गई और 6 महीने बाद शादी तय हुई। पायल और करण बहुत खुश थे। खुशी खुशी शादी की तैयारी शुरू हो गई और फिर शादी का दिन भी आ पहुंचा, जब दोनों को उनकी मोहब्बत मिल गई। पायल ब्याह करके करण के घर में आ गई थी। खुशी खुशी जिंदगी बसर हो रही थी। 2 महीने साल गुजरते जा रहे थे मगर उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई। बस कमी थी तो सिर्फ औलाद की। पायल की शादी को 5 साल हो गए थे मगर वो माँ न बन सकी। उसने अपना बहुत इलाज करवाया मगर माँ न बन सकी। डॉक्टर ने कहा था कि दोनों अपने टेस्ट करवाए,
पता चले कि कमी किस में है तो उसका इलाज हो सके। दोनों ने टेस्ट किए। कुछ दिन बाद करण अस्पताल से रिपोर्ट लेकर आया और लाकर पायल के हाथ में थमा दी। कहा कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, मगर तुम कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर पायल बहुत रोई। कई दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। इसे बहुत ख्वाहिश थी बच्चे की। वह अधूरी औरत बनकर नहीं जीना चाहती थी। उसने हर चीज में दिलचस्पी छोड़ दी थी। सजना संवरना, खाना पीना, घूमना फिरना सब छोड़ दिया था। करण के बहुत समझाने पर भी वह जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। हर वक्त उदास रोई रोई नजर आती। करण इसकी इस आदत से परेशान होने लगा था। वो उसे पहले वाली पायल चाहिए थी, जो हंसती मुस्कुराती थी, जिंदा दिल थी। और करण की जिंदगी नॉर्मल नहीं गुजर रही थी। ऐसा लगता था जैसे उनके प्यार को किसी की नजर लग गई थी। करण बहुत कोशिश करता कि पायल नॉर्मल जिंदगी जिए। करण बहुत कोशिश करता कि पायल नॉर्मल जिंदगी की तरह हो जाए, मगर पायल सब में समझाने के बावजूद भी नहीं निकल पा रही थी। इसने क्या क्या ख्वाब देखे थे कि इसके और करण के बच्चे आएंगे, आंगन में खेलेंगे, दोनों एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी जिएंगे, मगर ऐसा ना हो सका। करण इसके इस रवैये से बहुत परेशान हो गया था। इसे बहुत समझाता था कि उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए, वो कोई बच्चा गोद भी ले सकते हैं, मगर पायल को तो अपना बच्चा चाहिए था। वह हर कोशिश करने लगी थी कि किरण को इससे कोई शिकायत ना हो। दिल से दुखी होने के बावजूद खुश रहने की कोशिश करती। करण इसके अंदाज से अंदर आने वाले बदलाव देखकर कुछ सुकून से था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था, मगर फिर कोई ऐसी बात हो जाती, पायल पहले जैसी हालत में वापस आ जाती। इसके नतीजे में अक्सर उनकी लड़ाई होने लगी। बहस, छोटे छोटे झगड़े, रोज का रवैया बन गया था। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन फिर उन दोनों की बहस शुरू हुई। किसी बात पर वे बहस बढ़ते बढ़ते झगड़ा और तकरार में बदल गई। दोनों बहुत लड़ रहे थे। करण उस पर चीखने चिल्लाने लगा और गुस्से में आकर उसने पायल को तलाक दे दी। पायल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि तलाक के अल्फाज करण के मुंह से कैसे निकले हैं, जो उसे बेहद चाहते थे। एक और सदमा इसको लगा था। वह जमीन पर रोते हुए बैठ गई। करण ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए और उसके बाद पायल ने भी। लेकिन करण को भी एहसास हो गया था कि गुस्से में उसने ये क्या कर दिया। वह चुप हो गया। फिर पायल के पास बैठकर उसे कहने लगा कि गुस्से में उसके मुंह से निकला है, वैसा हरगिज नहीं चाहता था। गुस्से से उसने पेपर पर साइन किए हैं। पायल जो उस वक्त परेशान थी और सदमे में जा चुकी थी, वह वहां से उठते हुए बोली, सब खत्म हो गया है करण, सब खत्म हो गया। करण ने उसे बहुत कोशिश की रोकने की, मगर वह अपना सामान पैक करके उस वक्त घर से निकलकर अपने मायके आ गई, क्योंकि तलाक के बाद इसका करण के घर रहना बनता नहीं था। इसके बाद करण कई बार उसके माँ बाप के पास आया कि इस मसले का कोई हल निकालिएगा, मगर उसके माँ बाप ने कहा कि अब ये शादी खत्म हो गई है, तुम पायल का पीछा छोड़ दो। वो बहुत परेशान हो गया था। वो बार बार पायल को फोन करता रहा कि एक बार मुझसे मिल लो, इस मसले का हल निकाल लो। पायल इसके बहुत जोर देने पर मान गई। करण ने मिलने पर उसे कोई रास्ता पूछना चाहा तो पायल ने बताया कि अब मैं शादी तुमसे जब तक नहीं कर सकती जब तक मेरी दूसरी शादी किसी और आदमी से ना हो जाए और वो मुझे तलाक न दे दे। लेकिन तब तक उसे राहुल का ख्याल आया, जो एक दिन उनके घर किसी काम से आया था। बहुत सीधा साधा आम सा था। वो आसानी से तलाक दे सकता था। माँ की किसी दूर की कजिन का बेटा था। वो लोग बहुत गरीब थे। उसने अपनी माँ से बात की कि वो शादी करना चाहती है और वह राहुल की माँ से उसकी बात चलाए। माँ ने कहा कि वह लोग तो बहुत गरीब है और राहुल तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन पायल के जिद करने पर वे राजी हो गए कि वह था तो अच्छा और शरीफ इंसान, और इसकी माँ को बुलवा कर इस पायल का रिश्ता दिया। पायल राहुल के घर आ गई और राहुल उससे मोहब्बत करता है। उसका ख्याल रखना बिना किसी वजह के वो कैसे उससे तलाक ले लेती, वह सोचती रहती। रोज रात को करण फोन करता। वो पानी पीने के बहाने बाहर आकर उससे बात करती। वो तलाक लेने की बात करता। पायल कहती कि वक्त आने पर तलाक ले लूंगी, कुछ वक्त इंतजार करो। कुछ दिन बाद मैं उससे तलाक का कहने ही वाली थी। फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मैं बहुत हैरान थी कि मैं तो बांझ थी, मैं कैसे माँ बन सकती हूँ। वो अपने मायके गई, वहां से पुरानी रिपोर्ट ढूंढी जिसमें लिखा था कि अब कभी माँ नहीं बन सकती। वो उसी डॉक्टर के पास गई और रिपोर्ट उसके सामने फेंक के पूछने लगी कि मैं तो बांझ थी, फिर माँ कैसे बन गई। रिपोर्ट भी उसे दिखाई। डॉक्टर घबराई और फिर शर्मिंदा हुई और कहा कि बांझ तुम नहीं थी। डॉक्टर ने उस पर एक ऐसा राज बताया कि उसके सर पर आसमान गिर पड़ा कि बांझ तुम नहीं, तुम्हारा पति था, वो बाप नहीं बन सकता था। और उसी के कहने पर उसने वह गलत रिपोर्ट बनाई। उसे यकीन नहीं आ रहा था
कि कोई इसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था। अब वो उसे रोज अल्ट्रासाउंड के बहाने मिलने लगी थी। उसे बता दिया कि वह सब जान चुकी है। वो माफी मांगता और कहता कि वो उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह राहुल के साथ ही रहना चाहती है। वो बहुत अच्छा इंसान है और वह उसे नहीं छोड़ सकती। अब जबकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये कि अगर वह माँ न बनती तो कभी जान ही ना पाती कि करण ने उसे धोखा दिया था। इस दिन उससे आखिरी बार मिलने गई थी और सब बता दिया कि वह करण के साथ नहीं रहेगी। जब राहुल ने इसका पीछा किया और रेस्टोरेंट में दोनों को साथ देख लिया, मैं खामोशी से सारा किस्सा सुनता रहा और मेरा दिल उस पर यकीन कर गया, ये जानकर कि पायल ने मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि उसके साथ तो खुद धोखा हुआ है। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब कुछ। वह रोते हुए बोली कि वह बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज के बाद करण कभी इसके पीछे नहीं आएगा। मैं सुनकर शुक्र अदा करने लगा कि मुझे पायल जैसी बीवी मिली। मैं उसे इस हालत में परेशान नहीं करना चाहता था। इसके आंसू साफ किए और उसे अंदर ले आया। तसल्ली दी कि मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं है और अब हम दोनों बहुत खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ। और मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए धन्यवाद।